नमस्कार दोस्तों, वासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस चैनल पे बीपीएससी मेंस मैथ्स ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस सीरीज में अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 63वीं बीपीएससी में जो सवाल एलपीपी से आए हैं उसको देखेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा सवाल आया है 63वीं में। यहाँ आप देखिए कि एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, सिंप्लेक्स मेथड लगा के इस एलपीपी को सॉल्व करना है। और दूसरा अपने पास एक ये है सवाल, ड्यूअल फाइंड करना है। एक एलपीपी दिया हुआ है, उसका ड्यूअल निकालना है, यानी कि दो सवाल 25-25 50 नंबर के। तो इस तरह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 4-5 टॉपिक ही है इसमें पढ़ने को, जैसे सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ड्युअलिटी निकालना, ग्राफिकल मेथड। बस इतना इतना सा से ही पूरा ये सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल आता नहीं है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो सवाल है, सिंप्लेक्स मेथड को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे सीखने का कि सिंप्लेक्स मेथड कैसे यूज करते हैं। चलिए देखते हैं फिर। तो सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले जो हमारे पास एलपीपी होता है उसको स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स फॉर्म क्या होता है वो आप समझ लीजिए। स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स फॉर्म में सबसे पहले जो अपने पास प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि जितना भी ये वैल्यू है, राइट साइड वाला वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये इसको बी बोलते हैं, जो भी राइट साइड वाला वैल्यू है वो सब पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा कंस्ट्रेंट है कि सारा इक्वेशन होना चाहिए, स्लैग वेरिएबल का यूज करके सबको, जितने भी ये दो इनइक्वलिटी हैं, दोनों इनइक्वलिटी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए सिंप्लेक्स मेथड यूज करने से पहले। और जो भी वेरिएबल्स हैं वो सब पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नॉन निगेटिव होना चाहिए, सॉरी। पॉजिटिव में मोर देन जीरो होता है, नॉन निगेटिव यानी मोर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तब इसमें देखिए मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में है। ठीक है, अब ये बी जो है अपना 4 और 2 ये सब पॉजिटिव है। ठीक है, अब इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, अभी नहीं है। और नॉन निगेटिविटी कांस्टेंट तो ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल है वो नॉन निगेटिव तो है ही। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है, आरएचएस वाला बी जो है पॉजिटिव है। अब जो अपना इनइक्वलिटी है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है स्लैग वेरिएबल का यूज करके। अब जो स्लैग वेरिएबल हम लोग लेंगे वो भी मोर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। अब दो वेरिएबल हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए, उसको स्लैग वेरिएबल नाम दे दिए। कि पहले था कि x1 प्लस x2, इससे पहले क्या था, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इसमें हम लोग मान लिए कि चलो कुछ s1 जोड़ देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही इधर s2 जोड़ के इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कुछ मान लेते हैं, फिर उससे हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या जो सॉल्यूशन है ऑप्टिमाइज्ड हो गया है। हो गया है तो ठीक है, वही आंसर है। अगर ऑप्टिमाइज्ड अभी भी नहीं हुआ है तो फिर उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड में स्टार्ट करते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो स्लैग वेरिएबल है, जो अपना ये सब वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल, ये सबको जीरो ले लेते हैं। तो S1 4 S2 2, यहाँ से अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ये हम ले लिए। फिर सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। अब देखिए सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनता है, उसमें ये सारे कॉलम आप देख लीजिए, जितने भी वेरिएबल हैं वो यहाँ पे x1 x2 s1 s2। और ये है बेसिक, यहाँ पे ये बेसिक वेरिएबल का कॉलम है, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल सब आ जाएगा, वो वेरिएबल जो नॉन जीरो है। ठीक है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा, S1 S2। ये है S1 S2 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉफिशिएंट। अब देख लीजिए एक बार फिर से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया हुआ था, z बराबर 3x1 प्लस 2x2। अब इसमें S1 S2 है नहीं, तो इस तरह से लिख सकते हैं 0 S1 जोड़ 0 S2। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 का कॉफिशिएंट 0, S2 का कॉफिशिएंट 0, तो बस वही है 0 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये सब जो है डेल्टा जे है, डेल्टा जे का वैल्यू निकालते हैं हर वेरिएबल के कोरेस्पॉन्डिंग। ठीक है,
जैसे यहाँ पे ये 3 कहाँ से आया, ये अगर आपको जानना हो तो देखिए 3 इस तरह से निकालते हैं। यहाँ जो कफिशियंट, इधर भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कफिशियंट होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल का कफिशियंट है वो ऊपर लिखा हुआ है 3 2 0 0, ठीक है। डेल्टा जे इस तरह से निकालते हैं कि ये वाला वैल्यू यानी कि 3 माइनस ये वाला 0 और ये 0 × 1, 0 × 1 प्लस फिर ये वाला 0 इंटू ये वाला 1, ठीक है। 0 × 1 यानी कि 3 माइनस 0 प्लस 0 0, यानी कि 3 माइनस 0 3, इस तरह से आता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे डेल्टा जे यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे आप लोग। फिर यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम डेल्टा जे कहाँ आकर हुआ है, तो देख लीजिए साफ साफ दिख रहा है कि 3 जो है कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको भी फिलहाल सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब उस कॉलम में 2 एंट्री है 1 और 1, इस एंट्री को बी में इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, उस रेशियो निकालेंगे। डिवाइड करने के बाद 4 और 2, 2 वैल्यूज आते हैं, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू आता है उस वाले रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए दोनों रो और कॉलम में जो कॉमन वैल्यू है 1, ये हो गया अपना की वैल्यू, की एलिमेंट, ठीक है। अब इस वाले से हमको ये समझ आना चाहिए कि ये वाला जो रो सेलेक्ट हुआ है, ये कॉलम जो सेलेक्ट हुआ है मैक्सिमम था जो, ठीक है, ये जो कॉलम सेलेक्ट हुआ है अब हमारा ये ऑब्जेक्ट ये बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में आ जाएगा, यानी कि जो कॉलम हम लोग सिलेक्ट किए हैं S2 अब यहाँ से चला जाएगा। S2 की जगह पे जो मैक्सिमम वैल्यू जिस कॉलम के रेस्पेक्ट में आया है ये x1, यानी कि S2 रिप्लेस हो जाएगा x1 से। और जो की एलिमेंट होता है जैसे यहाँ पे 1 है, की एलिमेंट से उस पूरे रो में पहले डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो की एलिमेंट जो है 1 ही है, तो 1 से सारे में डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू रह जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए वही वैल्यू है सब। अब इस वाले रो को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि ये वाला एलिमेंट 0 हो जाए। इस वाले रो का इस वाले रो से कुछ रो रो ऑपरेशन करते हैं, जैसे इस तरह से देख लीजिए। पहला रो पहले इस तरह से था, ठीक है, और दूसरा वाला रो इस तरह से है। अब पहला रो का ये वाला एलिमेंट यानी 1 को 0 करना है, तो क्या किया जाए, इसमें इसमें भी 1 है तो इसमें से इसमें घटा देंगे तो सीधे सीधे पहला वाला जो ये है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता और अगर मान लेते हैं कि पहले वाले रो में यहाँ पे 2 होता और ये दूसरा वाला रो तो है ही, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाते ताकि फिर से 0 हो जाए, ठीक है। इस तरह से हम लोग रो ऑपरेशन करते हैं जो बाकी सारे रोज हैं उन पे, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इस तरह से आ गया हमारे पास। और फिर से हम लोग डेल्टा जे निकालते हैं। डेल्टा जे निकालने का तरीका आपको पता ही है, इसमें से इसको इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ के इसमें से घटाते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ से अगर डेल्टा जे निकालें तो 3, जो ये वाला 3 है, 3 माइनस ये वाला 0 इंटू 0, 0 × 0 0 प्लस 3 × 1 यानी कि 3, तो यानी कि 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0। तो डेल्टा जे इस तरह से यहाँ पे आ गया 0। वैसे ही आप सारे कॉलम के कोरेस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फिर डेल्टा जे, सबका डेल्टा जे यहाँ निकल गया, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू, उसको फिर से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे 5 आया है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है इसको फिलहाल ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ये हमारे पास इसमें जो भी एलिमेंट है 2 और -1, इससे बी में डिवाइड करेंगे और फिर इसमें देखेंगे कि मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सा, जो निगेटिव है उसको बस इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ रहा है पहले वाले रो के कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसका मतलब है, चलिए इस वाले रो को इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला कॉलम सिलेक्ट हुआ और ये वाला रो सिलेक्ट हुआ, यानी कि यहाँ से जो
बेसिक वेरिएबल का ये जो कॉलम था एक्स बी, इधर क्या है सी बी, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से x2 s1 को रिप्लेस कर देगा। की एलिमेंट अभी हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो की एलिमेंट से उस पूरे रो में डिवाइड कर देते हैं। तो 0 2 1 -1 जो था पहले, की एलिमेंट से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास नया रो आ गया है x2 के कोरेस्पॉन्डिंग 0 1 हाफ -हाफ 1, ठीक है। फिर दूसरे वाले रो में कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करेंगे कि की एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू था दूसरे बाकी सब रो में, यहाँ तो एक ही रो है बाकी सब में, तो वहां पे 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। उसको कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किए। देखिए पहले दूसरा वाला रो क्या था 1 -1, ये 1 -1 0 1 2, ठीक है। ये था 1 -1 0 1 2 पहले था। अब इसमें -1 वाला जो दूसरा जो पोजीशन है यहाँ पे 0 मांगता है, मतलब 0 हम लोग को होना चाहिए, ठीक है। और पहला जो रो है ये है 0 1 हाफ -हाफ +1। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर दोनों रो को जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा रो ऑपरेशन के बाद वो आ जाएगा 1 0, यानी यहाँ पे तो हमको 0 चाहिए, तो यहाँ -1 है यहाँ 1 है, अगर सीधे सीधे जोड़ देंगे तो अपना काम हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी -1 होता तो यहाँ घटा देते, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो की एलिमेंट है उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है बाकी सब रो में वो 0 हो जाना चाहिए, कुछ इस तरह से रो ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने उस तरह से कर दिया और ये हमारे पास फिर से टेबल आ गया। x2 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट है 2 और x1 का 3, 3x1 + 2x2 था, याद कीजिए, ठीक है। इस तरह फिर से डेल्टा जे निकालते हैं। डेल्टा जे निकालने का तरीका बता चुका हूँ। तो 0 0 नेगेटिव नेगेटिव, ऑप्टिमलिटी का कंडीशन होता है कि सारा डेल्टा जे वैल्यू या तो 0 हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से डेल्टा जे का जो भी वैल्यू है सब या तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव और 0 है। सो ऑप्टिमलिटी अचीव हो चुका है, और ऑप्टिमलिटी अचीव हो चुका है। x1 x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू ये वाला हो जाएगा 3 और x2 का वैल्यू ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बस x1 और x2 का वैल्यू डाल देना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था अपना 3x1 + 2x2, x1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 2, यहाँ से आ गया 11 आंसर। सिंपली हो गया कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा गिवन एलपीपी का, फाइनली एक लाइन लिख देना चाहिए यहाँ पे कि जो हमारा एलपीपी गिवन था उसका मैक्सिमम वैल्यू 11 होगा, ठीक है। चलिए दूसरा जो सवाल था ड्यूअल प्रॉब्लम हमको निकालना था गिवन लीनियर, ठीक है। देखिए व्हाट इज ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग, फाइंड द ड्यूअल ऑफ अ फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी दिया हुआ है उसका ड्यूअल निकालना है, और एक लाइन ये भी इसमें है कि व्हाट इज ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। अब ड्यूअलिटी क्या है ये मैं बोल देता हूँ। हर एलपीपी का कोरेस्पॉन्डिंग एक ड्यूअल प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर कोई मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो उसका ड्यूअल एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है, और एक अगर कोई भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसका ड्यूअल यानी कि दूसरा एक प्रॉब्लम उसी के जैसा मिनिमाइजेशन होता है, ठीक है। और ड्यूअलिटी कुछ इस तरह से होता है कि कोई भी प्राइमल प्रॉब्लम उसका जो ड्यूअल है दोनों का जो वैल्यू आंसर फाइनली, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, प्राइमल प्रॉब्लम, प्राइमल मतलब ओरिजिनल प्रॉब्लम, और उसका ड्यूअल मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा और दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, ये है ड्यूअलिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं इस तरफ, जो एलपीपी दिया हुआ है इसका ड्यूअल निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले जो एलपीपी दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप 1 प्राइमल, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म है कि अगर मैक्सिमाइजेशन है एलपीपी, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, इफ मैक्सिमाइजेशन है, मैक्स एलपीपी है, तो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में जो कंस्ट्रेंट है उसमें साइन लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। फिर जो हमारे पास वेरिएबल हैं x1 x2 मोर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए x2 लेस देन 0 है, ये नहीं चलेगा, इसको मोर देन इक्वल्स टू 0 किसी तरह करना पड़ेगा। और x3 के बारे में तो यहाँ दिया ही हुआ नहीं, यानी कि x3 अनरेस्ट्रिक्टेड है, x3 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है।
यही बेसिक है, यही दोनों चीज़ है। कंस्टेंट अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, प्राइमल प्रॉब्लम अगर मैक्सिमाइजेशन टाइप का है, तो कंस्टेंट लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए और वेरिएबल सब मोर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए x1 मोर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। x3 लेस देन 0 है, सॉरी x2 लेस देन 0 है, x3 अनरेस्ट्रिक्टेड है। अगर x2 को हम माइनस ऑफ x2 डैश, x2 बराबर हम ले लेते हैं कि एक माइनस ऑफ x2 डैश है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ x2 डैश लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x2 डैश अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो मोर देन इक्वल्स टू 0 है, ये बोल सकते हैं हम लोग। बस यहीं से हम लोगों ने ले लिया कि x2 डैश माइनस ऑफ x2 है। यहाँ से सीधे सीधे अब हम लोग x2 के जगह पे सीधे सीधे माइनस ऑफ x2 डैश रिप्लेस कर देंगे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में x2 है। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x2 डैश मोर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब x3 का देखिए, x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, x3 को कुछ इस तरह से लिखेंगे x3 डैश x3 डबल डैश, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x3 डैश है x3 डबल डैश दोनों मोर देन इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ x3 हो जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड। अब देख लीजिए x3 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकता है। मान लेते हैं कि x3 का वैल्यू हमको -50 चाहिए, तो क्या यहाँ से आ जाएगा? जब x3 डैश भी पॉजिटिव हो, x3 डबल डैश भी पॉजिटिव आ जाएगा। अगर x3 डैश मान लेते हैं कि 1 होगा और x3 डबल डैश 51 होगा, तो आ गया -50, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर अनरिस्ट्रिक्टेड हो तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, अगर नेगेटिव हो तो इस तरह से करते हैं, पॉजिटिव है तो ठीक है, डिजायर्ड है, ठीक है। चलिए अब जो भी जिस तरह से हम लोगों ने कन्वर्ट किया उसको फिर से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हमारा दिया हुआ था वहां पे उसको पुट करते हैं। अब x2 की जगह माइनस ऑफ x2 डैश पुट कर दिया, x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश पुट कर दिया, ठीक है। उसी तरह कंस्टेंट्स में भी पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे x1 x2 डैश x3 डैश x3 डबल डैश सब मोर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब देखिए कंस्टेंट्स पे आ जाते हैं। कंस्टेंट्स का जैसे मैंने बताया कि सब लेस देन इक्वल्स टू फॉर्म में होना चाहिए। अभी ये जो कंस्ट्रेंट है ये है इक्वल टू फॉर्म में। अगर मोर देन इक्वल्स टू में होता तो इसे माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके लेस देन में लेकर आ जाते हैं, लेकिन इक्वल्स टू है, ठीक है। इसको इस तरह से देखते हैं। अगर ये इक्वल्स टू 4 है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये लेस देन इक्वल्स टू और मोर देन इक्वल्स टू दोनों है, ठीक है। अगर हम बोलें कि 2 इज मोर देन इक्वल्स टू 2, इस तरह से देखिए, अगर बोला जाए कि x इज मोर देन इक्वल्स टू 2 और x इज एट द सेम टाइम लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सिमिलरली इसको इन दो कॉन्स्टेंट्स में बांट दिया गया, ठीक है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि x1 प्लस 2x डैश, यहाँ जो इक्वल था उसके जगह पे लेस देन इक्वल्स टू फिर मोर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तब जो लेस देन इक्वल्स टू है वो तो डिजायर्ड है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। अब जो मोर देन इक्वल्स टू है इसके साथ कुछ करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता होगा कि यहाँ से साइन बदल जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ बस जस्ट इसको इस तरह से लिख दिया हम लोगों ने दूसरे वाले कंस्टेंट को, ठीक है। सो एक बार फाइनली फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास अब जो एलपीपी है वो कैसा है, ठीक है। तो 4x1 था, ठीक है। 2x2 था तो -2x2 डैश हो गया, x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश हो गया, ठीक है। ये कांस्टेंट पहले मोर देन इक्वल्स टू था तो इसको लेस देन इक्वल्स टू करने के लिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये इस तरह से हो गया। दूसरा वाला कांस्टेंट, ठीक है, ये इक्वल्स टू 4 था तो इसको लेस देन इक्वल्स टू फिर मोर देन इक्वल्स टू करके इसमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए थे तो कुछ इस तरह से आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जान ही रहे हैं कि सारा मोर देन इक्वल्स टू 0 जितने भी वेरिएबल हैं ऊपर, ठीक है। अब हमारा स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ से हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल होते हैं ये अपना प्राइमल प्रॉब्लम है, प्राइमल एलपीपी है। प्राइमल एलपीपी से अगर हमको ड्यूअल एलपीपी में जाना है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल होते हैं उतना नंबर ऑफ कांस्टेंट हो जाता है ड्यूअल प्रॉब्लम में, ठीक है। तो कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3 4, यानी कि 4 कांस्टेंट हमारे हम जो बनाएंगे ड्यूअल एलपीपी उसमें 4 कांस्टेंट रहेंगे,
और जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो वहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट हो जाते हैं। तो कितने कंस्ट्रेंट हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 वेरिएबल हो जाएगा हमारे पास। जितना वेरिएबल था उतना कंस्ट्रेंट हो जाएगा, जितना कंस्ट्रेंट यानी कि ये सब कंस्ट्रेंट्स, 4 कंस्ट्रेंट्स हैं तो 4 वेरिएबल हो जाएगा। चारों कंस्ट्रेंट्स के कोरेस्पॉन्डिंग हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं कि y1 y2 y3 और y4 वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर जो है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, ये सब जो है -3 2 4 -4 ये सब हो जाएगा। जो इधर कंस्ट्रेंट के इक्वल में था ये सब ऑब्जेक्ट, ये सीधे तरीका है, ये ऐसे ही सॉल्व होता है। इसको बस आपको याद रखना पड़ेगा कि जो कंस्ट्रेंट्स के राइट साइड में जो वैल्यू होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट हो जाता है। तो सीधे सीधे इसको देख लीजिए। पहले मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था तो ड्यूअल में उसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के फॉर्म में लिखते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा 4 वेरिएबल होगा, 4 कंस्टेंट है तो y1 y2 y3 y4, और कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा y1 का -3, y2 का क्या 2, y3 का क्या 4, y4 का क्या -4। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लिए कि मिनिमाइज करना है हमको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट्स। अब देखिए कंस्ट्रेंट्स का हम लोगों ने बोला कि जितना नंबर ऑफ वेरिएबल है उतना नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हो जाएगा। और कंस्ट्रेंट्स के राइट साइड में अब ये सब वैल्यू आ जाएगा। जैसे ये राइट साइड वाला जो था वो कफिशियंट में आ गया, अब जो कफिशियंट है वो सब राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है 4 -2 1 -1, 4 -2 1 -1, इसको लिख लिए। अब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था तो कंस्ट्रेंट में जो साइन था लेस देन इक्वल्स टू था, जब मिनिमाइजेशन इसका ड्यूअल बनाते हैं तो साइन हो जाता है मोर देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो 4 -2 1 -1 सीधे सीधे लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए अब x1 का जो सारा कंस्ट्रेंट में जो x1 का कफिशियंट है वो पहला कंस्ट्रेंट बनाएगा। x1 का कफिशियंट इधर 4, x1 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कफिशियंट था यहाँ पे देख लीजिए वो इस तरफ आ गया था, 4 इस तरफ आ गया। और कंस्ट्रेंट्स में जो x1 का कफिशियंट है, जैसे यहाँ पे कफिशियंट क्या है -1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, तो सीधे सीधे -1 इंटू इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो y1, 1 इंटू y2, 1 इंटू y3, -1 इंटू y4 मोर देन इक्वल्स टू 4। अब x1 जो जितना वेरिएबल था उतना कंस्ट्रेंट, और x1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो अपना कंस्ट्रेंट हो जाएगा ये हो जाएगा -y1 + y2 + y3 - y4 मोर देन इक्वल्स टू 4। सिमिलरली x2 डैश के कोरिस्पॉन्डिंग जब हम एक कंस्ट्रेंट बनाएंगे तो राइट साइड में हम लोग देख चुके हैं मोर देन इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। अब x2 डैश का कोफिशिएंट यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है x2 डैश का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना है 2। ठीक है, तो 1 -1 -2 2, तो 1 इंटू y1 1 -1, सॉरी नहीं 1 1 है, 1 1 यानी कि 1 इंटू y1 1 इंटू y2 -2 इंटू y3 2 इंटू y4 मोर देन इक्वल्स टू -2। सिमिलरली ये तो हो गया x2 डैश के कोरिस्पॉन्डिंग, ये हो जाएगा x3 डैश के, ये हो जाएगा x3 डबल डैश के कोरिस्पॉन्डिंग ये कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये आपके पास ड्यूअल प्रॉब्लम यहाँ से आ जाता है। इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, पर यहाँ अगर आप इस तरह से फिर से कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके आगे वाले अब देखिए, यहाँ देखिए ये वाला कंस्ट्रेंट और ये वाला कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब इस वाले कंस्ट्रेंट को आप देखिए अगर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों साइड, ये दोनों एक्चुअली दोनों मिलके ये वाला कंस्ट्रेंट बनाता है। अब वो कैसे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर, इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें इस वाले कंस्ट्रेंट में अगर आप करके देखिए तो ये आ जाएगा y1 -3y3 + 3y4 मोर देन इक्वल्स टू है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू -1। अब आप देखेंगे कि ये जो नया वाला है और ये जो है दोनों मिल के ये वाला बना देगा। कैसे बनाएगा पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग फिर से देखते हैं कि हमारे पास अब जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो किस तरह से आ गए, एक ये। ठीक है, और y1 y2 y3 y4 सब मोर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और भी गौर करने लायक चीज़ है। ठीक है,
अब ये पहला वाला कांस्टेंट देखिए, इसमें y3 माइनस y4 एक साथ आता है, दूसरे वाले कांस्टेंट में भी -2 कॉमन लेने के बाद y3 माइनस y4 आ जाता है, और तीसरा भी जो कांस्टेंट आया है उसमें भी 3 कॉमन लेने के बाद y3 माइनस y4 एक साथ आ जाता है। इवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वहां भी y3 माइनस y4 एक साथ आ सकता है। देखिए यहाँ अगर 4 कॉमन ले लिया जाए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो y3 माइनस y4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों ना करें कि y3 माइनस y4 को कुछ मान लिया जाए, ठीक है। यहाँ देखिए y3 माइनस y4 को हम लोग y3 डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब ये है कि y3 और y4 पॉजिटिव था, पॉजिटिव मोर देन इक्वल्स टू 0 था, लेकिन y3 डैश अब क्या हो जाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा आप देख लीजिए, y3 अगर 2 ले लेते हैं, y4 अगर 60 ले लेते हैं तो कितना हो गया -58, यानी कि निगेटिव भी हो सकता है। अगर इसी तरह y3 60 ले लेंगे, y4 5 ले लेंगे तो 55, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, अनरेस्ट्रिक्टेड रहेगा y3 डैश। तो अब हमारे पास फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे कंस्टेंट्स है किस तरह से हैं, ठीक है। ये है, ये है, ये है। अब y1 y2 मोर देन इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन y3 हो जाएगा अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी एक बार इधर लिख लेना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, -3y1 + 2y2 4y3 डैश, ठीक है। -3y1 + 2y2 + 4y3 डैश। सो फाइनली फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो गिवन एलपीपी दिया हुआ था उसका ड्यूअल प्रॉब्लम हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये रहेगा और जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ये रहेंगे, ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।